I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is Abhishek, GS faculty at Balnoi. Today we are going to cover popular uprising after 1857. आज हम मॉडर्न इंडिया का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने जाएंगे जिसमें कि जो भी पॉपुलर अपराइजिंग है जो 1857 के बाद हुई है वो हम सारी कवर करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाती है द पॉपुलर अपराइजिंग आफ्टर 1857. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ अपराइजिंग देखी बिफोर 1857. अब हम देखने जा रहे हैं आफ्टर 1857. जो सबसे पॉपुलर अपराइजिंग जो है दैट इज कॉल्ड इंडिगो रिवोल्ट. अगर आप इंडिगो रिवोल्ट की बात करें तो ये काफी पॉपुलर अपराइजिंग है जो कि हुआ था आपके नॉर्थ ईस्ट बंगाल रीजन साइड में स्टार्ट किया गया था. तो ये बेसिकली हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री बंगाल में हुआ था. इसमें क्या हुआ था, जो यूरोपियन प्लांटर्स हैं दे एक्सप्लॉइटेड लोकल फार्मर और उनको बोला जा रहा था कि आप कल्टीवेट करें इंडिगो, और उनको जो भी प्रॉफिटेबल है, जो भी प्रॉफिटेबल क्रॉप्स थे, राइस हो गया, वीट हो गया, उनको कल्टीवेट करने से रोका जा रहा था. मतलब देवर कंपेलिंग, उनको फोर्सफुली बोला गया था कि आप इंडिगो कल्टीवेट कीजिए और जबरदस्ती उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जाता था. उनके मन मुताबिक पैसे भी नहीं दिए जाते थे. तो एक इंडिगो रिवोल्ट हमको देखने को मिलता है 1859 में. दीज प्लांटेशन ओनर्स एम्प्लॉयड बहुत सारी टैक्टिक्स अपनाते थे, जैसे कि मतलब आपको एक फोर्सिंग फार्मर टू टेक एडवांस पेमेंट दे दिया और उनको क्या बोला गया, एक फेक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करा दिया गया कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. और इस तरीके से चीजें स्टार्ट हो गई. जैसे ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया, इसमें दो अहम लीडर्स थे, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास. ये कहां के थे, नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल. इन्होंने मूवमेंट को लीड किया एंड दे ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ टू रेसिस्ट द प्लांटर्स अटैक. और उन्होंने फिर अटैक करना स्टार्ट किया. तो इसमें जो प्लांटेशन ओनर थे दे वर आल्सो रिसोर्टेड टू इविक्शन एंड रेंट हाइक मींस ऑफ कंट्रोल. काफी ज्यादा इसका विरोध किया गया. देन ओवर अ टाइम धीरे धीरे उनको पता चला, दे लर्न टू नेविगेट द लीगल सिस्टम एंड साउट द सपोर्ट टू फंड रेस फॉर द लीगल बैटल्स. इनको पता चला कि भाई लीगल भी एक बैटल होता है जहां से हम इसको जीत सकते हैं. तो इन्होंने लीगली भी बैटल फाइट करना स्टार्ट किया गया. बहुत सारे फंड्स थे उनको भी कलेक्ट करना स्टार्ट किया गया, कि फंड वगैरह कलेक्ट किया गया. और बंगाली इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने भी इस चीज को पूरा सपोर्ट किया. लाइक दे सपोर्टेड इन न्यूज़पेपर में भी लाया गया. ठीक है, न्यूज़पेपर में भी ऑर्गेनाइजिंग रैलीज, डॉक्यूमेंटेशन ग्रीवांसेस अमंग द पीजेंट. ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट दिस इशू इंडिगो गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड वन इंडिगो कमीशन, और इंडिगो कमीशन भी बनाया गया. फाइनली इन नवंबर गवर्नमेंट इशूड अ डिक्लेरेशन दैट दे कंपेल पीजेंट टू कल्टिवेट इंडिगो एंड रिजॉल्व थ्रू लीगल मींस. अब लीगल के माध्यम से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. फाइनली जब 1860s में क्या हुआ, जब प्लांटर जो इंडिगो प्लांटर थे दे ऑलरेडी क्लोज देयर फैक्ट्रीज एंड इंडिगो कल्टीवेशन हैज नियरली सीज्ड इन बंगाल, और पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया. तो कहने का क्या मतलब था, जो दिगंबर और विष्णु विश्वास थे, जो दो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जो इन्होंने इंडिगो मूवमेंट को लीड किया. इंडिगो क्या था, बेसिकली इंडिगो एक टाइप का क्रॉप था. ठीक है, जिसको हम नील बोलते हैं. नील आज के समय में नील आता है, जो कपड़े में धो देते हैं और साफ होके आ जाता है. तो इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए फार्मर को प्रेशराइज किया जाता था, और जो अदर क्रॉप्स थे, जो प्रॉफिटेबल क्रॉप्स थे, उसके लिए मना किया जाता था. तो इसलिए लोग क्या करते थे, फार्मर्स को फंसा के कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उनसे एक्सप्लॉयटेशन करते थे और उनसे ह्यूज रेंट वसूला करते थे. तो ये था हमारा इंडिगो कल्टीवेशन, जो कि हमारा पहला एक अपराइजिंग था. तो इसके बारे में बंगाली इंटेलेक्चुअल्स ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और काफी ज्यादा मूवमेंट को राइज किया गया. और फिर फाइनली इसमें सक्सेसफुल भी हाथ लगा. नेक्स्ट है मोल्पा अपराइजिंग. मोल्पा अपराइजिंग हमारे कोस्टल रीजन में आता है. मोल्पा अपराइजिंग, सो बेसिकली मोल्पा अपराइजिंग बेसिकली टुक प्लेस इन मालाबार कोस्ट. अगर आप मालाबार कोस्ट की बात करें, दिस इज आवर इंडिया मैप. अगर आप, ये हमारे इंडिया का मैप है, दिस वाज द रीजन कॉल्ड मालाबार कोस्ट. ये वाला रीजन आपका मालाबार कोस्ट रीजन में आता है, जो मैं आपको बात कर रहा हूं. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इन दिस, व्हाट हैपेंड, आप पूरी चीज को समझोगे, आप क्या चीजें चल रही थी, किस चीजों में पकड़ रहा है. ये लैंडलॉर्ड और पीजेंट के बीच का मामला चल रहा है, मोल्पा अपराइजिंग. तो व्हाट हैपेंड, इसमें क्या हो रहा है, किस तरीके से बातें की चल रही हैं. द जेमनी लैंडलॉर्ड सपोर्टेड द पुलिस, लॉ कोर्ट एंड रेवेन्यू ऑफिशियल एंड टाइटन देयर कंट्रोल ओवर मोल्पा पीजेंट. लेटर रिबेल्ड अगेंस्ट बोथ लैंडलॉर्ड एंड ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. बेसिकली ये लैंडलॉर्ड और जो मोल्पा के पीजेंट थे उनके बीच का मुद्दा चल रहा था. ठीक है, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे वो पुलिस को, जस्टिस को सपोर्ट कर रहे थे और पीजेंट इसके अगेंस्ट जा रहे थे. सो बेसिकली क्या हुआ था, इसमें क्या चीज से मुद्दा चल रहा था, क्या सारी चीजें चल रही थी. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, द कॉन्फ्लिक्ट विच इनिशियली स्टीम फ्रॉम इकोनॉमिक डिस्पेरिटी बिटवीन वेल्दी लैंडलॉर्ड एंड द मोल्पा पीजेंट.
took distinct communal dimension due to religious difference between Hindu landlord and Muslim peasant. बेसिकली क्या चल रहा था, जो लैंडलॉर्ड थे वो हिंदूज थे और जो पीजेंट थे, जो किसान थे, वो कौन थे, वो मुस्लिम थे. तो इसको एक रिलीजियस एंगल दिया गया. द लैंडलॉर्ड रिस्पॉन्डेड इट विथ विच व्हाट रिप्रेशन, और इनको सप्रेस करने की बात की गई. उसके बिहाफ में इन्होंने रिटेलिएट किया और अटैक करना स्टार्ट किया. इन देयर एफर्ट टू सप्रेस दिस मूवमेंट, सो व्हाट हैपेंड, बर्निंग ऑफ बॉडीज, रिबल्स एंड फियर डिमोरलाइज द पॉपुलेंस. इस तरीके से चीजें करने लगे. और फाइनली आप इस चीज को देखा जाए तो इसको काफी ज्यादा इसको रिलीजियस एंगल की तरफ इसको लेके गया गया. However, if you all talked about 1882 से 1885 तक, hostility resumed and peasant engaged in actions such as looting property, burning the house of landlord, ठीक है, discarding Hindus temple. मतलब काफी ज्यादा इस पे विद्रोह कर दिया गया और जो लैंडलॉर्ड थे, हिंदू लैंडलॉर्ड थे, उनके घर जलाए गए. ठीक है, उन पे अटैक किया गया. तो मतलब कहने का क्या मतलब है, एक रिलीजियस एंगल देने की बात करी गई. और मोलपा रेबिलियन को कहां से लिया गया, इश्यू चल रहा था लैंडलॉर्ड और पीजेंट के बीच में, और वही इश्यूज को इसको रिलीजियस एंगल दे दिया गया. तो उन्होंने जो पीजेंट थे जिन पे काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा था, उन्होंने भी अटैक किया गया. एंड द एक्शन इंट्रोड्यूस एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स टू व्हाट अ फंडामेंटली अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीजेंट एंड लैंडलॉर्ड. देखिए, पीजेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था. जो लैंडलॉर्ड थे वो हिंदू थे और जो पीजेंट थे वो मुस्लिम थे. हाउएवर, द स्ट्रगल ऑफ मोलपा टेक प्लेस अग्रेसिवली ओवर अ कम्युनल कैरेक्टर. और फाइनली 1896 आते आते इसको कम्युनल एंगल दे दिया गया. तो मोलपा अपराइजिंग भी एक इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे मालाबार कोस्ट रीजन पे, जो कि हमारे ईस्टर्न दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है, वो हमने देखा मालाबार अपराइजिंग. नेक्स्ट आता है पबना रिवॉल्ट. अगर आप पबना पीजेंट मूवमेंट की बात करें तो बंगाल में हुआ था. ये अनदर सिग्निफिकेंट मूवमेंट है. इट इनिशियली व्हाट द पीजेंट ऑफ पबना डिड नॉट रेजिस्ट टू इंक्रीज and compelled with the demand of landlord between 1858 to 1878. तो however इसका कारण क्या था, the main issue basically क्या है, it was the landlord attempt to undermine the tenant a newly occupancy right. तो newly occupancy rights के ऊपर ये बात चल रही थी. landlord forcefully occupy the tenant into becoming a tenant and will through written agreement. तो जबरदस्ती उन पे कब्जा किया जा रहा था, उनके लैंड पे उन पे कैप्चर करने की बात चल रही थी. तो जो पबना जो रीजन है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बंगाल रीजन की बात कर रहे हैं. As a peasant become more aware about new laws, they recognize injustice they face. उनको लगता है कि भाई, उनको जब पता चल गया पीजेंट को कि भाई क्या लॉज एंड ऑर्डर है, क्या तरीके हैं, उनको पता चल रहा है कि भाई हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हमको फोर्सफुली कंपेल किया गया है और हमको जबरदस्ती इसमें साइन किया गया है. तो दे फॉर्म एन लीग. उन्होंने जो पबना के जो पीजेंट थे, उन्होंने एक लीग बनाया एंड दैट क्विकली स्प्रेड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट. मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर, जैसे अमृता बाजार पत्रिका, अपोज दिस लीग. द ऑपोजिशन वाज डायरेक्टेड टुवर्ड हरासमेंट दे फेस rather than refusing to pay dues. तो उनको लग रहा था कि मतलब एक तरीके से एक हरासमेंट की बात चल रहा है. ठीक, एज अ मूवमेंट इट बिकम वेरी मच पॉपुलर. ठीक है, अगर आप बात करें, द पीजेंट वर प्राइमरली फोकस ऑन डिफेंडिंग देयर प्रॉपर्टी एंड होल्डिंग. तो पीजेंट बेसिकली क्या कर रहे थे, अपनी प्रॉपर्टी थी, अपने जो राइट्स थे, जो होल्डिंग थे, उनको बचाने की बात करते. तो मतलब कहने का क्या मतलब है, तो हमने जैसे कि आप इंडिगो अपराइजिंग की बात करें, मोलपा अपराइजिंग की बात करें, पबना अपराइजिंग की बात करें, तो ये छोटे छोटे अपराइजिंग चल रहे थे जिनको बाद में जाके इजीली तौर पे सप्रेस करने को हमको देखने को मिलता है. अगर आप डेक्कन राइट्स की बात करें, डेक्कन राइट्स जो साउथ इंडिया की राइट्स की बात कर रहे हैं, 1875 में जो राइट्स स्टार्ट हो गए थे, तो इट डेवलप्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ रैयतवाड़ी इटसेल्फ. जब 1875 में रैयतवाड़ी सेटलमेंट आ रहा था. रैयतवाड़ी सेटलमेंट क्या बोलता है, रैयतवाड़ी सेटलमेंट एक लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है ब्रिटिश का, जिसमें कि क्या होता है, पीजेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है टैक्स पे करने के लिए. सो व्हाट हैपेंड, रैयतवाड़ी पीजेंट आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्सेस. सो व्हाट हैपेंड, अ क्लास ऑफ मनी लेंडर इमर्ज एंड एक्सप्लॉइटिंग थ्रू हाई रेट्स ऑफ लोन. मतलब क्या हुआ, पहले पीजेंट पैसा कलेक्ट करेगा और सीधा किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा. तो बीच में जो मिडिल मैन थे वो कहां जाएंगे, वो इंटरेस्ट, काफी इंटरेस्ट पे लोन देना स्टार्ट करने लगे. तो द ट्रांजिशन फ्रॉम कलेक्टिव सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन दैट मनी लेंडर वर नो लॉन्गर सब्जेक्ट. मतलब मनी लेंडर के पास कोई पावर नहीं था क्योंकि एलिमिनेट कर दिया गया. तो फाइनली उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू कर दिए गए. द कोर्ट्स ऑफ न्यू फर्दर व्हाट क्रिएटेड अ डिफरेंस बिटवीन मनी लेंडर एंड बेसिकली द कुनवीज, द कल्टीवेटर क्लास, फेवरिंग द फॉर्मर. तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ इसके, एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, द इंक्रीज इन ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम पीजेंट टू मनी लेंडर. अब लैंड पीजेंट से मनी लेंडर की तरफ जाने लगा. और जो कुनवीज इनमूवेबल प्रॉपर्टी कुड बी सोल्ड टू रिकवर लोन. और जो कुनवीज से जो पीजेंट क्लास थी, उनकी प्रॉपर्टीज बिकना स्टार्ट हो गई. दीज इश्यूज वर कंपाउंडेड विद पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोनॉमिक डिसलोकेशन, मिसगाइडेड अटेम्प्ट. तो इस तरीके से एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन देखने को मिलती है. और यंग ब्राह्मण रूलर पूना सार्वजनिक सभा एंड डिक्लाइनिंग डोमिनेंट लैंडेड फैमिलीज टुक अप द कॉज फॉर द पीजेंट. जो पूना सार्वजनिक सभा थी, जो कि हमारे साउथ इंडिया में काफी फेमस है, महाराष्ट्र रीजन में, वो उन्होंने इसको लीड अप किया.
और जो कुनवीज रोज अगेंस्ट द वानीज, वानीज आर द मनी लेंडर, सीकिंग टू सीज देयर टाइटल्स, डीड, प्रॉपर्टी, इन सब का बातचीत करने लगी। तो इस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड सदर्न डेक्कन रिवोल्ट। फिर बाद में जाके गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया गया। अगर आप बात करते हैं कोया रेबिलियन की, कोया रेबिलियन बेसिकली आंध्र प्रदेश में है प्रेजेंट डे, द कोया रीजन आंध्र रेबिलियन में है, जो कि गोदावरी रीजन पे आता है। द रेबिलियन लेड बाय व्हाट, टोमना डोरा, और कोया लीडर थे, याद रखिएगा टोमना डोरा एक लीडर थे। ये मूवमेंट क्यों हुआ? द मूवमेंट अरोज इन रिस्पॉन्स टू चैलेंज फेस बाय ट्राइबल कम्युनिटी। ट्राइबल कम्युनिटी थी जो कोया की, आंध्र प्रदेश रीजन की, उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए कि भाई उनको उनके कस्टमरी लॉ से हटा दिया गया, उनके फॉरेस्ट लॉ से हटा दिया गया। ह्यूज एक्सप्लॉयटेशन वाज देयर बाय मनी लेंडर्स हु गेन कंट्रोल ओवर द देयर लैंड। सो डोमना डोरा लेड दिस थिंग and that was revered by the Koya king, that is called Malkangiri. However, the accounts of rebel taking over the police station in Motu, तो पुलिस स्टेशन को भी टेक ओवर किया। द मूवमेंट क्विकली केम इनटू एन एंड व्हेन डोरा वाज शॉट डाउन बाय पुलिस, लीडिंग टू कोलैप्स ऑफ रेबिलियन। तो कोया रेबिलियन क्या है? कोया रेबिलियन एक तरीके से बेसिकली जो द ट्राइबल कम्युनिटी थी, उनके कस्टम्स, लैंड राइट्स, सबको हार्म किया जा रहा था, उनको लेने की बात चल रहे थे। जो टोमना डोरा था वो लीडर इमर्ज हुए और काफी इफेक्टिव तरीके से उन्होंने रिबेल किया, लेकिन इस मूवमेंट को भी सप्रेस कर दिया जाएगा, कोमना डोरा को शॉट डाउन कर दिया गया पुलिस के द्वारा। सो ये एक मूवमेंट था कोया रेबिलियन। नेक्स्ट आता है हमारा किसान सभा मूवमेंट। अगर आप किसान सभा मूवमेंट की बात करते हैं तो किसान सभा मूवमेंट, सो व्हाट हैपेंड, तो कैसे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ किसान सभा मूवमेंट, और क्या था किसान सभा मूवमेंट, तो ये भी हमको जानना है। जैसा कि हमने देखा रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो अवध था, दे गेन द अवध तालुक रिगेन देयर लैंड, दिस इंक्रीज द पावर ऑफ पीजेंट एंड लार्ज लैंड ओनर ओवर एग्रीरियन सोसाइटी ऑफ द प्रोविंस। तो मतलब पीजेंट को भी राइट्स मिल गए, लैंडलॉर्ड को भी राइट्स मिल गए। वर्ल्ड वार 1 वाज देयर, दैट इज कॉल्ड 1914 से लेके 1918 तक बात कर रहे हैं, 1914 से लेके 1918 तक बात कर रहे हैं। दैट रेज द प्राइस ऑफ फूड एंड अदर नेसेसरी ड्यू टू दिस कंडीशन फार्मर ऑफ यूपी वर्सन। तो बेसिकली क्या हुआ, इंटीग्रेटेड किसान सभा वर फाउंडेड इन फेब्रुअरी बाय गौरी शंकर मिश्रा एंड इंद्र नारायण द्विवेदी। सो मतलब किसान सभा बनाई गई और इस किसान सभा में क्या क्या बोला गया कि भाई किसानों के हक की बात की जाएगी। मदन मोहन मालवीय सपोर्टेड द एफर्ट, इवन द अदर वर आल्सो देयर लाइक दुर्गापाल सिंह, बाबा रामचंद्र, जिंगुदरी सिंह, ये सारे लोगों ने सपोर्ट किया। फाइनली अवध किसान सभा को बॉर्न देखने को मिला, बॉर्न बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन नेशनलिस्ट रैंक। द सेंटर ऑफ एक्टिविटी प्राइमरीली द रायबरेली, फैजाबाद एंड सुल्तानपुर। तो कहने का क्या मतलब है, किसान सभा मूवमेंट भी हमको देखने को मिलता है कि किसान सभा मूवमेंट स्टार्ट होता है, जो किसानों की हक की बात कर रहे हैं, अवध से स्टार्ट होने को देखने को मिलता है। और ये अदर जो रीजनल है उन पे भी मूवमेंट स्टार्ट करने की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अवध किसान सभा। नेक्स्ट आता है हमारा इक्का मूवमेंट। इक्का मूवमेंट की बात करें 1921 के टाइम की बात करें, इक्का मूवमेंट जो कि कहां पर है आपके, दैट इज बहरेन सीतापुर रीजन में है, खरदोई रीजन में है। बेसिकली क्यों किया गया था इक्का मूवमेंट, यहाँ पर लैंड जो रेंट था, लैंड का जो रेंट था वो 50% से ऊपर बढ़ा दिया गया था, मोर देन ऑफ रिकॉर्डेड प्राइस, जो भी प्राइस रिकॉर्डेड थे। मीटिंग ऑफ इक्का बेसिकली a unity that included symbolic religious rituals which gathered peasant make a vow that they would pay only the recorded rent but would pay it on time, no leave when evicted। मतलब उन्होंने बोला भैया जो हमारा रेंट 50% बढ़ा दिया गया है, आप उसको 50% ना बढ़ाया जाए, जितना है उतना ही रखें, उसी से कंट्रीब्यूट करने की बात करें। हम जितना रेंट है उतना देने को तैयार है कि बढ़ा हुआ रेंट नहीं दे सकते। द बेसिक लीडरशिप बेसिकली लेड बाय मदारसी पासी एंड अदर लो कास्ट लीडर एंड मेनी स्मॉल जमींदार वाज देयर। तो इक्का मूवमेंट क्या था हमारा, 50% रेंट बढ़ा दिया गया और जो हमारा रिकॉर्डेड प्राइस था उससे ज्यादा हमसे आप रेंट वसूल रहे हैं, तो इनका विरोध कम से कम चालू हो गया। तो फिर इसमें मदारी पारसी लीडर इमर्ज होते हैं जो इक्का मूवमेंट को लीड करते हैं। सो बेसिकली इक्का मूवमेंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मोल्पा रिवोल्ट। अगर आप मोल्पा रिवोल्ट की बात करें तो ये मालाबार रीजन में है मोल्पा। देखिए मोल्पा रेबिलियन अलग है और मोल्पा रिवोल्ट अलग है, उसको कंफ्यूज मत होइएगा। जो मोल्पा रिवोल्ट की बात करें मालाबार 1921 में है। क्यों चल रहा था, because of increasing demand of income and shrinking land as well as repression of authorities sparked this large scale peasant revolt among the Malabar Molpa। So basically आप 1836 से 1857 तक there were 22 rebellion, however none of them succeeded। तो ऐसा कहना मतलब है कि भाई ऐसा नहीं कि बहुत सारे रिवोल्ट नहीं हो रहे थे, इसमें बहुत सारे रिवोल्ट हो रहे थे लेकिन सारे के सारे सप्रेस कर दिए गए। ये मोल्पा रेबिलियन 1921 था, वो मोल्पा रिवोल्ट, वो हमने मोल्पा रेबिलियन पढ़ा जिसमें कि आप हिंदू लैंडलॉर्ड थे और पीजेंट मुस्लिम्स थे और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। फिर आता है हमारा रामोजी अपराइजिंग। देखिए रामोजी अपराइजिंग से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आपको पता भी होना चाहिए रामोजी अपराइजिंग है क्या। सो बेसिकली रामोजी हु सर्व्ड एज लो रैंक इन मराठी आर्मी एंड पुलिस इंस्टिगेटेड अ रेबिलियन इन सतारा। सतारा में स्टार्ट हुआ।
किसके लीडरशिप में स्टार्ट हुआ? चित्तूर सिंह के लीडरशिप में ये रामोसी स्टार्ट हुआ। बेसिकली क्यों किया गया? टू पुट हाई प्राइसेस ऑफ लैंड एंड रिगरस मेथड ऑफ रेवेन्यू इन देयर कलेक्शन। अगर आप बात करें, अनदर रेबिलियन broke out in the banner of 1825 to 1826 due to severe famine। फेमाइन आ गया और शॉर्टेज ऑफ उमाजी पुनिया एंड शॉर्टेज हो गया वहां पर, एंड दे वेंट टू बैंकक्रप्ट फॉर 3 years। और 3 साल के लिए बैंकक्रप्ट हो गए, दिवालिया निकल गए। इवेंचुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉट ओनली फॉरगेव देयर सिंस बट सबड्यूड देम। बेसिकली क्या हुआ? रामोजी पीजेंट होने का क्या मतलब था? रामोजी बेसिकली क्या थे? एक पीजेंट थे, और पीजेंट कम्युनिटी थी, दे वर द लो रैंक इन मराठी आर्मी। तो ये चित्तूर सिंह के में इन्होंने लीड किया। मेन कारण था इनका जो कि टैक्सेशन सिस्टम था, हाई रेंट था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाना स्टार्ट की, क्योंकि इनको दे ब्रोक द इन द बैनर ड्यू टू सीवियर फेमाइन। फेमाइन वगैरह आ गया, शॉर्टेज हो गई फूड क्रॉप्स की, तो इनके पास पैसे ही नहीं बच रहे थे। फिर गवर्नमेंट ने इनको सडन रहता कुछ रिलीफ देने की बात की, तो मतलब इनका जो भी टैक्सेशन सिस्टम था उसको माफ किया गया। अगर आप कुक्का रिवोल्ट की बात करें, कुक्का रिवोल्ट वाज फाउंडेड इन 1840, दैट इज भगत जवाहर मल, that is called सियान साहिब in पंजाब में स्टार्ट होता है। टू नेम was also associated with this movement, where बाबा बालक सिंह एंड भगत जवाहर, और जवाहर मल की बात करते हैं। सो बेसिकली ये क्या स्टार्ट हुआ था? दे स्टार्टेड preaching very early in his life। ऑब्जेक्टिव was preaching was to uphold the religious purity of सिखिज्म की जो रिलीजियस प्योरिटी थी उनको बचा के रखना है। बालक सिंह was himself was a disciple of जवाहर मल के ही शिष्य थे। when Britisher took control of the Punjab, so movement changed from कैंपेन रिलीजियस प्यूरिफिकेशन टू पॉलिटिकल वन। पहले ये रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, फिर जैसे ही ब्रिटिश ने कंट्रोल करना स्टार्ट किया गया तो ये रिलीजियस मूवमेंट से पॉलिटिकल एंगल ले लिया गया। द बेसिक टेनेंट्स वर लाइक अबॉलिशन ऑफ कास्ट, सिमिलर डिस्क्रिमिनेशन अमंग सिख, डिस्करेजिंग ईटिंग ऑफ मीट एंड इनटेक ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स, एंड एनकरेजिंग वुमेन टू स्टेप आउट ऑफ सेल्यूशन। मतलब घर से बाहर निकले और वुमेन्स राइट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो कोका मूवमेंट हमारे पंजाब में हमने देखा। नेक्स्ट वन वाज बिरसा मुंडा मूवमेंट। बिरसा मुंडा हमने देखा कि झारखंड रीजन में था बिरसा मूवमेंट, और काफी ज्यादा इन्होंने पॉपुलर भी थे बिरसा मूवमेंट। तो इनका जो टाइम पीरियड था 74 से लेके 1901 तक था, और बिरसा मूवमेंट इनके लीडर थे। बेसिकली ये ट्राइब थी छोटा नागपुर प्लेटू, जो कि सदर्न बिहार में पड़ता है, जो आज की डेट में हमारा झारखंड पड़ता है। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम फंडामेंटल इश्यूज फेस बाय ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल के द्वारा कुछ इश्यूज फेस किए जा रहे थे, जैसे कि उनके कस्टमरी राइट्स से उनको हटाया जा रहा था, लैंड रेवेन्यू उनसे कलेक्ट किया जा सकता था, उनकी जो ट्राइबल पॉलिसीज थी उनको चेंज करने की बात कर रहे थे, कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे थे। इन सब पे बातचीत चल रही थी। इनफैक्ट इन पे जबरदस्ती मजदूरी भी कराई जा रही थी, फोर्स लेबर भी कराया जा रहा था। दैट एन इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल लॉस इन अर्ली फेज। ठीक है, क्रिश्चियनिटी भी एसोसिएटेड थी, इनको कन्वर्ट करने की बात कर रहे थे। मुंडास बिलीव दैट जर्मन मिशनरीज वुड एड्रेस द इनजस्टिस पेनिट्रेटेड बाय जमींदार एंड एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी की तरफ उनको मूव करने की बात कर रहे थे। फाइनली इनफैक्ट 1857 सम जमींदार अटैक द जर्मन मिशनर एट रांची बिकॉज ऑफ इट्स सपोर्ट ऑफ मुंडास। अगर आप इस सब की बात करें, लेकिन फाइनली हम देखते हैं जैसे कि बिरसा मुंडा के डेथ के बाद, बिरसा मुंडा को खत्म करने के बाद, ये जो मुंडा मूवमेंट है इसको पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया जाता है। सो अराउंड व्हाट हैपेंड, 14,000 क्रिश्चियन filed a petition against the Raja of Chota Nagpur Plateau and local police, which they submitted to colonial authorities. Finally, colonial authorities को भी टारगेट किया गया और इस मूवमेंट को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया गया। अगर आप पूरी तरीके से बात करें तो कैसे एफर्ट किए गए टू रिस्टोर द लैंड टू डिस्पोज मुंडा, तो किस तरीके से उनके लैंड वापस किए गए, तो किस तरीके से पूरा एक थीम रखा गया बिरसा मुंडा के बारे में। आपको केवल इतना ही याद रखना है बिरसा मुंडा का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, कहां पर ये लीड कर रहे थे, छोटा नागपुर प्लेटू में ये लीड कर रहे थे, और किस तरीके से पूरे चीज को रीएड्रेस किया गया और उसको नॉर्मलाइज किया गया। अगर आप बात करते हैं कॉलोनियल ऑफिसर जमींदार साउथ क्लोजर कॉर्पोरेशन टू पैसिफाई द मूवमेंट, इस मूवमेंट को शांत करने की बात की गई। द स्ट्रगल एंश्योर दैट यूनाइटेड रेबल अगेंस्ट ऑल यूरोपियन इंक्लूडिंग क्रिश्चियन मिशनरीज ऑफिशियल एज वेल एज डिकूज आउटसाइडर। डिकूज मतलब जो ट्राइबल रीजन में आउटसाइडर्स के लोग आके उसमें कैप्चर करने की बात कर रहे थे। और बिरसा मूवमेंट मुंडा इनके एक लीडर इमर्ज हुए, इनिशियली गेनिंग पॉपुलैरिटी थ्रू हिज रेपुटेड हीलिंग एंड मेडिसिनल एबिलिटीज। ठीक है, दे बिलीव दैट व्हाट फॉरेस्ट वाटर वुड ग्रांट देम अगेंस्ट पावरफुल ऑपरेशन। तो इस तरीके से मूवमेंट को पूरी तरह से रिपेल किया गया। जो भी हमने डिस्कशन किया गया तो ये हमको पूरे तरीके से क्या कंफ्यूजन बोलता है, द पॉपुलर मूवमेंट वी हैव एग्जामिन्ड वर डायरेक्टेड अगेंस्ट बोथ कॉलोनिज्म एंड इंडियन एलीट। इंडियन एलीट की बात करें, बिग जमींदार इंक्लूडिंग मनी लेंडर जमींदार हु ऑफन व्हाट परसीव्ड आउटसाइडर और डिकूस, और इनको आउटसाइडर लोग इनको पूरी तरीके से सप्रेस करने की बात
कर रहे थे। तो ये सारी चीजें थी जो हमने आपको बताई। फिर आता है आपका रंपा रेबिलियन। रंपा रेबिलियन बेसिकली नोन एज व्हाट, मन्यान रेबिलियन। और बेसिकली किसने लेड किया था, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है इसको किसने लेड किया था। इट वाज लेड बाय अलूरी सीताराम राजू इन गोदावरी एजेंसी। सो इट लास्टेड फॉर 1922। राजू कैप्चर एंड डेथ इन 1924 और फाइनली इसको सप्रेस कर दिया गया। बेसिकली क्यों स्टार्ट हुआ था, एक ट्राइब थी कोया ट्राइब कम्युनिटी, ठीक है, कोया ट्राइब कम्युनिटी वाज देयर ड्यू टू फोर्स लेबर, और उनके फोर्स लेबर कराया जा रहा था एंड दे वर हैविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन कलेक्टिंग फॉरेस्ट रिसोर्स। उनको फॉरेस्ट रिसोर्स कलेक्ट करने से मना किया जा रहा था, और जो भी उनकी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी उसको बैन करने की बात कर रहे थे। सो यही इसमें लिखा हुआ है। ऑल्दो राजू वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी बट ही अंडरस्टूड द ऑपरेसिव पुलिस इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब उनको लगा कि भाई ये तो पूरी तरीके से न्याय नहीं हो रहा है, ये तो इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि आप पूरी तरीके से सप्रेस करने के बारे हैं। रंपा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कवर अप्रोक्सीमेटली अ बिग एरिया, काफी बड़ा एरिया था जिसमें ज्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती थी। ट्राइबल हैज ट्रेडिशनली सस्टेन देमसेल्फ बाय प्रैक्टिसिंग पोडू सिस्टम व्हिच इन्वॉल्व व्हाट, बर्निंग द पार्ट ऑफ जंगल एवरी ईयर टू क्लियर लैंड फॉर कल्टीवेशन। मतलब मान लीजिए आज ये इधर है तो आज इस लैंड को कल्टीवेट किया और कुछ साल तक कल्टीवेट करने के बाद दूसरा एरिया में गए वहां कल्टीवेट किया, इसको बोलते हैं पोडू ट्रेडिशन, ठीक है। हाउएवर ब्रिटिश अथॉरिटीज साउथ टू एक्सप्लॉइट लैंड इन गोदावरी एजेंसी फॉर इकोनॉमिक पर्पस। मतलब उन्होंने बोला आप इसको निकालो, वो अपने पर्पस के लिए इसको यूज करना चाह रहे थे। एंड डिसरिगार्डिंग द नीड ऑफ ट्राइबल पीपल एंड डिसरप्टिंग देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, कस्टमरी राइट्स, वो सब चीज खत्म करने लगे। तो इस तरीके से द रीजन वाज नोन फॉर इट्स हाई इंसिडेंस ऑफ मलेरिया एंड ब्लैक वाटर फीवर, जो काला हजार फीवर बोलते हैं, बुखार बोलते हैं, उस तरीके से होने लगा। जो पीजेंट पीपल थे वो काफी ज्यादा नुकसान होने लगा, स्टारवेशन फेस करने लगे, कई लोगों की डेथ होने लगी, ठीक है, और पूरी तरीके से चीजें खत्म होने लगी। हाउएवर जो हमने बोला दैट अलूरी सीताराम राजू प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, तो और काफी ज्यादा उन्होंने इसकी आवाज उठाई। दे बिलीव दैट ही पोजेस अ मैजिकल पावर एंड रिगार्डेड हिम एज अ मेसेका फिगर, मतलब आपको एक मैसेंजर की तरह भेजा गया है। राजू चैनलाइज द डिसकंटेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी एंड यूज्ड हिज एंटी कॉलोनियल एजेंडा कंसिडरिंग द ओवरथ्रोन द कॉलोनियल रूल एज अ ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट। और इन्होंने बोला भाई हम पूरी तरीके से काम करेंगे। बट एज अ लेजेंड राजू वुड वॉर्न ब्रिटिश ऑफिसर of imminent attack and challenge them to stop from despite of superior resources। मतलब आपको बोला गया आप इस तरीके से मत कीजिए। Eventually he was captured and he was tied with a tree and executed being shot। और उसको सीताराम अल्लूरी राजू को पकड़ा गया, पेड़ में टांगा गया और उसको वहां पर गोली मार दी गई। इस तरीके से रंपा रेबिलियन है वो पूरी तरीके से हमारा सप्रेस कर दिया गया। तो रंपा रेबिलियन के बारे में हमने आपको क्या बताया, रंपा रेबिलियन वाज देयर, बिरसा मुंडा हो गया हमारा, दिस वाज रंपा रेबिलियन। तो इनके जो लीडर थे वो अलूरी सीताराम राजू थे, और हमने आपको बताया ये गोदावरी रीजन में जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उनको पूरी तरीके से हार्म करने की बात चल रही थी, उनको पूरी तरीके से हटाने की बात चल रही थी, इस तरीके से मूवमेंट चल रहा था और उनको अपने ही लैंड से हटाने की बात चल रही थी। तो अलूरी सीताराम राजू जो कि नॉन ट्राइबल पर्सन थे, इन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया, काफी हद तक ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट भी चलाया। फाइनली राजू को पकड़ के पेड़ में बांध दिया गया और उनको शॉट डाउन कर दिया गया और पूरे मूवमेंट को सप्रेस कर दिया गया। ये 1920s की बात कर रहा हूं। अगर आप बात करें वर्किंग क्लास मूवमेंट की, तो वर्किंग क्लास मूवमेंट भी हमको देखने को मिलता है 1850 से 1890 के बीच में, ठीक है, जिसमें कि हमारे बहुत सारे इश्यूज बात करते हैं, टी प्लांटेशन की बात करते हैं, कोल माइनिंग, रेलवेज, लेटर ऑन देयर वाज सिग्निफिकेंट रिक्रूटमेंट वर देयर इन पोर्ट्स। तो बहुत ज्यादा वर्किंग क्लास मूवमेंट को लेके बात चल रहे हैं। तो वर्कर बिकम द पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर, और कहीं ना कहीं ये भी अपनी नाराजगी व्यक्त करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से वर्किंग मूवमेंट भी हमारा देखने को मिलता है। इवन द इंडियन बिजनेस क्लास प्लेड अ वेरी डोमिनेंट रोल इन दिस वर्किंग क्लास मूवमेंट, लाइक बॉम्बे, अहमदाबाद, प्रेजेंट डे मुंबई है। और जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता था, दैट वाज नॉट टू फोस्टर इंडियन डेवलपमेंट बट दीज कैरेक्टराइज हैज सिग्निफिकेंट इंपैक्ट फॉर वर्किंग इन्वॉल्व। कि मतलब वर्किंग इन्वॉल्व की बात कर रहे आ रही है कि हमारे जो वर्किंग आ रहे हैं 15 से 16 घंटे हैं, लो वेजेस हैं, ठीक है, मिजरेबल वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, ठीक है। दे इंक्लूडेड वुमेन, चिल्ड्रन who are also subjected of these harsh circumstances. Physical abuse, torture were very not uncommon. Additionally, the diet was also very poor. तो इन सबको लेके एक वर्किंग क्लास मूवमेंट भी चलाया गया था। तो हमने वर्किंग क्लास मूवमेंट के बारे में भी आपको बता रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी जाती है, मतलब मर भी जाते हैं। तो एक पीडीएफ भी मैं आपको शेयर करूंगा जिससे कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए वर्किंग क्लास मूवमेंट क्या था। एजुकेटेड एफर्ट्स ऑफ एजुकेटेड जेंट्री, इनके क्या एफर्ट किए गए, व्हाट वर देयर एफर्ट, क्या एफर्ट किए गए during this period? There was very unorganized struggle was there among worker which characterized elementary struggle by
सुकमोल से। तो आप बात करें कि उसने बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल शशिपता बनर्जी who was a member of Brahmo Samaj established a working man club. They started publishing a journal from Baranagar near Calcutta. So इन्होंने भी मूवमेंट स्टार्ट किया, लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट किया कि भाई नहीं भाई इनके राइट्स की बात भी की जाए. So eventually the Calcutta Brahmo Samaj founded a working mass mission with aim of promoting religious morality among the workers. इन सबको लेके भी बातचीत चल रही थी. इवन द सोरबी जी सप्रू, नारायण बेगाजी were actively working with cotton mill labor. Their effort led to drafting a memorandum which included demands such as weekly rest, Sunday दिया जाए, half hour break at afternoon, working from 6:30 AM to sunset, timely payment की बात की जाए. तो मतलब इन सब की बात की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, एक वीक ऑफ कर दिया जाए, ठीक है, हाफ आवर का लंच ब्रेक दिया जाए, ठीक है. तो ये सारी चीजें इन्होंने मेमोरेंडम बोले और 5,000 से ज्यादा लोगों ने इसको साइन किया गया. एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम दिस मेमोरेंडम प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और पहला फैक्ट्री एक्ट 1891 में पास किया गया, जिसमें कि बहुत सारी चीजें बोली गई कि भैया वर्किंग कंडीशन को लेकर बात की जाए, ठीक है, चाइल्ड लेबर के लिए भी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दिया जाए, वुमेन्स के लिए भी छुट्टी की जाए, वीक ऑफ किया जाए. तो एक तरीके से बहुत सारे लोगों ने मेमोरेंडम दिया गया कि भैया हमारी भी कुछ समस्याएं हैं, हमारी भी कुछ प्रावधान है, उनको भी आप ध्यान में रख के बात किया जाए. फाइनली व्हाट हैपेंड, अगर आप इसकी बात करें, ये सब करने के बाद भी इट लैक्ड अ लीगल सैंक्शन एंड कुड नॉट इफेक्टिवली एनफोर्स, और पूरी तरीके से एनफोर्स नहीं किया गया. द डिमांड फॉर वीकली रेस्ट बिकम पॉपुलर अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज सेंटर सच एज रिजल्ट ऑफ दिस. अब इसकी बात करें तो स्ट्राइक भी कर दी गई. ड्यूरिंग दिस फेज देयर वर एफर्ट टू ऑर्गेनाइज वर्कर, ठीक है, प्रीडोमिनेंट फीचर्स वर देयर ऑल्सो कि वर्कर मूवमेंट भी स्ट्राइक किया गया, स्ट्राइक भी की गई. सम ऑफ देम आर नोटेबल स्ट्राइक इंक्लूड व्हाट, रिवर ट्रांसपोर्ट पोर्टर स्ट्राइक इन बंगाल, ठीक है, कोचमैन स्ट्राइक इन कलकत्ता. तो बहुत सारा स्ट्राइक भी किया गया अपनी बात रखवाने के लिए. अगर आप बात करें फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्ट्राइक जो कि 1862 से हमको देखने को मिलती है, जिसमें कि 1200 लेबर जो कि हावड़ा में थे रेलवे स्टेशन वेंट टू स्ट्राइक डिमांडिंग 8 आवर्स वर्क डे. इट वर्थ नथिंग. दिस एक्शन टुक प्लेस 24 years बिफोर हिस्टोरिक day movement that is called Chicago movement. The strike happened in a sector that had already been active since 1853. इतना बड़ा स्ट्राइक कर दिया गया. दिस वॉज फॉलोड बाय मेनी स्ट्राइक. नागपुर में स्ट्राइक की गई, बॉम्बे में स्ट्राइक की गई, अहमदाबाद में स्ट्राइक की गई. तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्ट्राइक हमको देखने को मिलती है जब अपनी डिमांड रखने की बात की जाए. तो अगर आप बात करें इसमें टेक्सटाइल सेक्टर की भी इंडस्ट्रीज की स्ट्राइक देखने को मिलती है, चाहे वो 62 की बात की जाए, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर की स्ट्राइक की जाए, नागपुर मिल की बात की जाए, जूट वर्कर की बात की जाए. 1885 से 1889 में जूट वर्कर दैट इज नियर कलकत्ता, दैट इज बजबज वेंट टू स्ट्राइक. ठीक है, क्यों किया गया, और पुलिस ने भी इनको सप्रेस करने की कोशिश की, ओपन फायर किया गया. ह्यूज स्ट्राइक हमको रेलवे स्ट्राइक देखने को मिलती है. और फिर हमारा 1946 में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी को देखने को मिलती है, रेन म्यूटनी को देखने को मिलती है, जिसमें बात की जाती है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, पुअर पैथेटिक कंडीशंस, ठीक है, उनको लेके इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया जाते हैं. अदर स्ट्राइक्स वर आल्सो इंक्लूडेड लाइक स्ट्राइक ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, स्ट्राइक इन अहमदाबाद वेयर वर्कर टेक्सटाइल वेंट ऑन टू स्ट्राइक, जो कि वर्कर और मिल ओनर के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता है. स्ट्राइक एट कैरा वेयर फार्मर वेंट स्ट्राइक ओवर इंक्रीज ऑफ लैंड रेवेन्यू. तो कहने का क्या मतलब है, केवल आपको इतना ही समझना है कि एक तरीके से इतना सब चीज मूवमेंट को लेके इतनी सारी स्ट्राइक्स हमको देखने को मिलती हैं आफ्टर 1857. क्यों देखने को मिलती हैं, इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि वर्कर जो होता है वो थोड़ा एजुकेटेड हो जाता है. ठीक, उनको हमारे लीगल सिस्टम के बारे में पता चल जाता है कि क्या लीगल सिस्टम है, किस तरीके से हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं. तो ये सारी चीजें हमने इसमें कवर करी. अगर आप बात करें, बहुत सारे एफर्ट्स भी लगाए गए एजुकेटेड जेंट्री के द्वारा कि आप इस तरीके से अपनी स्ट्राइक के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं. इसके साथ साथ हमने वर्किंग क्लास मूवमेंट भी देखा, किस तरीके से वर्किंग क्लास मूवमेंट को अंदर एक एजुकेशन की भावना आई कि भाई हमारे भी कुछ राइट्स हैं, हमारी कुछ तकलीफें हैं जिसको हम बात करने की बात कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं. फिर हमने देखा रंपा रेबिलियन, जो कि सीताराम अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा स्टार्ट किया गया गोदावरी रीजन में. ठीक है, अगर आप बात करें, फिर हमारा बिरसा मुंडा मूवमेंट है, फिर हमारा कूका मूवमेंट है, एक्का मूवमेंट है, इंडिगो रिवोल्ट है, पबना रिवोल्ट है, कोया रेबिलियन है. ठीक है, तो ये सारे हमने कवर किए जो कि हमारे एक इंपॉर्टेंट अपराइजिंग थे आफ्टर 1857. हमने और भी लेक्चर्स में इसको डिटेल में भी कवर किया हुआ है. तो एक शॉर्ट बिफोर 1857 और आफ्टर 1857 क्या क्या अपराइजिंग थे वो हमने इसमें कवर किया गया. तो आपको हम ये पीडीएफ भी शेयर करेंगे जिससे कि आपको एक रफ आइडिया लग जाए किस तरीके से चीजें करनी है. I hope you understand this lecture. Thank you and have a nice day. Jai Hind.